नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे गर्मी भारी, नया अलर्ट जारी। अप्रैल का महीना जिसे कभी वसंत की विदाई और हल्की गर्माहट का प्रतीक माना जाता था, आज वो अंगारों का महीना बन चुका है। सड़कों पर सन्नाटा है, आसमान से आग बरस रही है और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुदरत का खेल है। अक्सर कहा जाता है कि मौसम का बदलना एक प्राकृतिक चक्र है। सूरज अपनी तपिश दिखा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि हमने सूरज को दोष देने की आड़ में अपनी गलतियों को छुपाना सीख लिया है। क्या वाकई सिर्फ सूरज जिम्मेदार है या फिर हमारी वो जीवन शैली जिसने विकास के नाम पर विनाश का सौदा कर लिया है। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी है। हमने विकास की अंधी दौड़ में कंक्रीट के वो जंगल खड़े कर दिए हैं जहां परिंदों के लिए छाप नहीं बची। हमने अपने सुख सुविधाओं के लिए एयर कंडीशनर की जो ठंडी दीवारें खड़ी की हैं, उनके पीछे से निकलने वाली गर्म हवा ने बाहर की दुनिया को भट्टी बना दिया है। बढ़ता तापमान कोई इत्तेफाक नहीं है, ये नतीजा है बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन का। हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए वातावरण में जहर घोल दिया है। ग्लोबल वार्मिंग अब किताबों का शब्द नहीं, हमारे घर की दहलीज पर खड़ा खतरा है। हमने पेड़ों की बलि देकर ऊंची इमारतें तो खड़ी कर ली, लेकिन उन ग्रीन स्पेस को खो दिया जो धरती के फेफड़े थे। आज हमारे शहर अर्बन हीट आइलैंड बन चुके हैं, जहां सीमेंट और डामर की सड़कें दिन भर गर्मी सूखती हैं और रात में हमें तपाती हैं। ये गर्मी सिर्फ पसीना नहीं निकाल रही, ये जान ले रही है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और बढ़ती मौतों का आंकड़ा कह रहा है कि इंसान का शरीर इस अप्राकृतिक गर्मी को झेलने के लिए नहीं बना है। सबसे ज्यादा मार उस गरीब मजदूर पर पड़ रही है जो 2 वक्त की रोटी के लिए इस आग में जलने को मजबूर है। जब खेत तपेगा तो पेट कैसे भरेगा। बढ़ता तापमान हमारी खेती की कमर तोड़ रहा है, फसलों का चक्र बिगड़ चुका है, पैदावार घट रही है और किसान दाने दाने को मोहताज हो रहा है। ये सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का भी संकट है। कुदरत का अपना एक चक्र होता है, लेकिन हमने उस चक्र की लय बिगाड़ दी है। हम सिर्फ समाधान की चर्चा नहीं कर सकते, हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। क्या हम विकास की परिभाषा बदलेंगे? क्या हम कंक्रीट के जंगलों के बीच फिर से हरियाली को जगह देंगे, या फिर हम इसी तरह सूरज को दोष देकर अपनी आने वाली पीढ़ी को एक जलती हुई विरासत सौंप देंगे? चर्चा आज इसी मुद्दे पर। केशवानंद संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील पांडे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष गर्ग जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत केशवानंद जी से करते हैं। केशवानंद जी, अगर हम रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, साथ ही साथ अस्पतालों की बात करें तो किस तरीके की मरीज अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं, और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, आज बता दें आपको कि अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो तपन है वो जून की जैसी तपन इस बार देखने को मिल रही है। लगातार देखा जाए तो जो सड़कें हैं वो अब आग उगलना शुरू कर चुके हैं। सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह 7:30 बजे के बाद से अगर देखा जाए तो देर शाम यानी कि 6 साढ़े 6 बजे तक जो मौसम है वो काफी गर्म भरा मौसम रहता है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि सड़कों पे सन्नाटा देखने को मिलता है। वही जो लोग हैं वो अपने घरों में ही रहने को मजबूर, जिनको ज्यादा जरूरी कार्य है वो अपने घरों से ही बाहर निकल करके काम कर रहे हैं। वहीं अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रायबरेली के जिला अस्पताल में जो फिजिशियन है वो लगातार जो है तैनाती उनके हॉस्पिटल में देखा जा रहा है कि देखने को मिल रही है फिजिशियनों की संख्या, और लगातार मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लू जैसी जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसके चलते जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती हुई जा रही है। कई बीते दिनों के न्यूज इंडिया पे जो है खबर दिखाई गई थी कि लगातार इस प्रकार जो गर्मी है प्रशासन है उसने इस खबर का संज्ञान लिया, और रायबरेली के अगर प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो जिला अधिकारी के निर्देश पर जिला जो विद्यालयों का टाइमिंग है उस करके दोपहर 12:30 बजे तक विद्यालयों को रखा गया है, ताकि जो बच्चे हैं
वो जो है गर्मी से जो है बच सके, लू की तपन से बच सके, तो विद्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। तो देखा जा रहा है कि जो स्कूली छात्र हैं उनको भी काफी राहत हो रही है। तो रायबरेली में देखा जाए तो गर्मी को लेकर के काफी लोग परेशान हैं। वहीं खेती किसानी की अगर बात की जाए तो इन दिनों जो है गेहूं की कटाई चल रही है। तो बीते दिनों जिस प्रकार मार्च महीने में काफी बरसात हुई, कोहरे का मौसम रहा, ठंड का मौसम रहा, उसके चलते फसल वो भी कहीं कहीं खराब हुई, जिसके चलते देखा जाए तो किसानों में भी काफी मायूसी देखने को मिल रही। जी ऐसी। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ भगत सिंह बांदा से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत सिंह जी, कल अगर हम बात करें तो बांदा सबसे गर्म रहा उत्तर प्रदेश में। किस तरीके की स्थिति जो है वो नजर आ रही है? जैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बांदा पूरे भारत में सबसे गर्म जिलों में गिना गया है, और यहाँ का जो तापमान है लगभग 45 से 46 डिग्री अप्रैल के महीने में जा रहा है। इस बार अगर ओवर पूरे साल की बात करें तो साल में हर मौसम बड़ा उलट दिखाई दिया है। जहां बरसात में और मार्च जहां सर्दी का आभास हो रहा था, बरसात का आभास हो रहा था, वहीं अप्रैल में भीषण गर्मी, जून और मई जून की गर्मी का आभास इस तापमान ने करा दिया है। हालांकि यहाँ हीट वेव से लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अस्पतालों के ये हाल है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि यहाँ 9 आगंतुक जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है, लोगों से बराबर कहा जा रहा है कि गर्मी में ना निकले, होछे का इस्तेमाल करें, ठंडा पेय पदार्थ पिए, और सबसे बड़ी चीज कि अगर आवश्यकता ना हो तो किसी भी हालत में 10 से 11 बजे के बाद बाहर ना निकले। मेरे साथ यहाँ बहुत तमाम लोग यहाँ खड़े हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, ये अपनी जरूरतों कहते हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नाम है डॉक्टर रामचंद्र साहब। मैं सीपीआई का राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। ये गर्मी को देख के इस तरह की गर्मी बढ़ी हुई देखिए, है। बांदा जो है मुझे लगता है कि भारतवर्ष का सबसे गर्म जिला हो गया है। और मैं प्रशासन के आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि नहरों में पानी छोड़ा जाए। जानवर प्यासे हैं, पंछियों को पानी नहीं मिल पा रहा, पशुओं को, छोटे मोटे जो जंगली पशु हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा। हमारे यहाँ गर्मी में जानवर छुट्टा हो जाते हैं, उनको पानी की आवश्यकता है, तो तालाबों को भरा जाए, नहरों का पानी चलाया जाए। और कचहरी और प्राथमिक विद्यालयों को मैं समझ रहा हूँ उनसे 11 बजे से आगे उनको बंद कर दिया। अगर यहाँ एक बात करें कि यहाँ इस समय गर्मी में नगर पालिका, तमाम सामाजिक संगठन जगह जगह प्याऊ लगवाते हैं, जगह जगह वो करवाते हैं, तो इस समय क्या व्यवस्था दिखाई दे रही है नगर पालिका? अभी तक तो मुझे कहीं न प्याऊ दिखाई पड़े हैं और कहीं दिखाई नहीं पड़ा। कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं मुझे आज तक दिखाई पड़ी है। भाई किसी कोने कोतरे में हो तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है सर आपका? पटेल जी, गर्मी किस तरह की गर्मी है इस समय, और गर्मी से क्या हालात है? हमारे जिला में जो गर्मी का तापमान 48 डिग्री से 27 डिग्री तक पहुंच गया है, और इस गर्मी से परेशान पशु पक्षी, यहाँ तक शहरों में समाज भी प्यास के लिए बेहाल हो जाता है। सरकार की तरफ से न तो कहीं अलाउ पानी की व्यवस्था की गई है, न कहीं खोले गए पानी वाले टैंकी खोले गए, आउट खोले गए। ऐसी भीषण स्थिति में भी किसान अपनी समस्या को लेकर के, मजदूर अपनी समस्या को लेकर के यहाँ डीएम साहब से अपनी बात कहने और ज्ञापन देने आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह यदि आप समझ पा रही हैं कि यहाँ लोग कचहरी में आ रहे हैं और हालात बद से बदतर है, और ऐसे में जो हीट स्ट्रोक की वजह से आ रहे हैं काफी तो प्रभावित है, ठीक। लेकिन जो जानवर हैं वो भी काफी कुछ प्रभावित नजर आ रहे हैं, और ना तो उनके पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी नहरें सूखी पड़ी हैं, तालाब सूखे पड़े हैं। ऐसे में जो आवारा पशु है, जो गौशालाओं से गाय छोड़ दी गई है, उनको भी वापस आते हैं भगत सिंह जी आपके पास। सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। सिद्धार्थ, हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है और साथ ही साथ अस्पतालों की क्या हालत है? किसानों को किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे ही अप्रैल का माह जो है शुरू हुआ है तो गर्मी ने भी अपना प्रचंड रूप लेना शुरू कर दिया था। आपको बताते चले बीते दिनों से जो तापमान है वो लगभग 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में जो किसान है, जो खेतों में काम कर रहा था, फसल की कटाई कर रहा था, उसको भी एक भारी समस्या का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो गर्मी की मार है वो उसको झेलनी पड़ी। ऐसे में बात करते हैं जिला है क्या व्यवस्था की गई है, तो फिलहाल
हमीरपुर जनपद मुख्यालय पे जिला अस्पताल में आज हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि जो ये देख सकते हैं भर्ती वार्ड है। फिलहाल इसमें जो है वो कूलर की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं आप नीचे देख सकते हैं बेड पे पूरे अस्पताल में जो है वो गंदगी फैली हुई है। और ये देख सकते हैं एक वाटर कूलर लगा हुआ है जहां पर एक बोर्ड लगाया गया है कि ये पानी केवल पीने के लिए है, इससे खुला। लेकिन अगर देखें पानी तो पानी फिलहाल ठंडा आ रहा है। कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल है इसे जो की हुई है, लेकिन जो ORS वगैरह लगाए गए हैं उसमें महज पानी ही भरा गया है। ORS जैसी कोई भी चीज उसमें सिद्धार्थ, आपका वीडियो फ्रीज है। जी बिल्कुल, आपको दिखाते जा रहे हैं ये भर्ती वार्ड है जहाँ तमाम जो मरीज हैं इस वक्त बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और जो AC है वो भी बराबर चल रहे हैं। ऐसे में हम आपको बात करके दिखाते हैं। ये हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा, AC वगैरह चल रहे हैं? ठंडी हवा लग रही है? ठंडी हवा नहीं लग रही है? पानी वगैरह है ठंडा अस्पताल में? हाँ, तो ये थे मरीज के साथ आए हुए तीव्रता जिन्होंने बताया कि फिलहाल जो AC है वो चल तो रहे हैं लेकिन कहीं से भी ठंडी हवा नहीं लग रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? ये AC चल रहा है तो ठंडी हवा लग रही है कि गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है आप लोगों को। और ठंडा पानी वगैरह यहाँ? ठंडा पानी नहीं मिला। ORS वगैरह? ये थे मरीजों के साथ आए हुए कुछ तीव्रदार जिन्होंने बताया कि जो AC है वो महज शोपीस बने हुए हैं, चल तो रहे हैं लेकिन कहीं से भी ठंडी हवा नहीं दे रहे हैं, ना ही कहीं से इन मरीज हो या तीव्रदार चलिए, ठीक है, गर्मी में सुकून मिलता हुआ वापस आएंगे सिद्धार्थ आपके पास। आशीष गर्ग जी पर्यावरणविद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, हम AC अस्पतालों में चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन यही AC कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं अपने लिए विनाश का रास्ता खुद ही चुना है। जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है या पेड़ अब जगह जगह पर नजर नहीं आते, और इतनी ज़्यादा गर्मी इससे पहले कभी नहीं पड़ती थी, और अब इधर काफ़ी 5-6 सालों में या 7-8 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रचंड गर्मी अप्रैल के महीने से ही पड़नी शुरू हो जाती है। 45 डिग्री टेम्परेचर अभी हो रहा है, अभी मई जून बाकी है, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। और इसको हम बात करना चाहते हैं सोल्यूशन पर कि इसको बेहतर करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, और आम जनता की जागरूकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट्स हैं, अभी तक ये एक हम बात करते रहते थे लेकिन अब हम इसको रियलिटी में देखने लगे हैं। तो चाहे हम हिमालयस की बात करें या प्लेन्स की बात करें, दर बदर सारी स्थिति एक जैसी है। हमारे हिमालय भी पूरे हीट अप हो रहे हैं और उसकी वजह से लेक्स जो वहाँ पर बन रही हैं, कुछ नई नई लेक्स बन रही हैं, साथ ही साथ ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं। और ये जो हम देख रहे हैं, ये हम एक डायरेक्ट इसका रिजल्ट देख रहे हैं जो हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हम केवल एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की बात करते थे जो 1.5 डिग्री से ऊपर जो ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन इसका जो इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है कि अप्रैल में भी ये गर्मी काफी बढ़ने लगी है। तो हमारी स्प्रिंग्स जो होती थी, स्प्रिंग सीजन है वो छोटा हो गया है, बारिशें बिल्कुल बंद हो गई हैं लगभग, और ये गर्मी का सीजन बड़ा हो गया काफी, और इसका टेम्परेचर जो है ये अब 40 से ऊपर मतलब मेंटेन रहने लगा है, जो अप्रैल में कभी बहुत कम देखा जाता था। हाँ। तो ऑब्वियसली इससे अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए, ये तो है ही कि हमको अपना कार्बन फुटप्रिंट किसी भी हालत में कम करना है। तो कार्बन फुटप्रिंट कम करना केवल सरकार को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरी पब्लिक है उनको भी इसमें काफी अवेयर होना पड़ेगा। तो इसकी बहुत बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, और किसी भी तरीके से हमको इसके अपने जो भी एनर्जी कंजप्शन है उसको किस तरह कम करना पड़ेगा। जो फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन है, चाहे वो कोल हो या गैस हो, ऑयल हो या दूसरे भांति भांति की चीजें होंगी, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी अवेयरनेस की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से वनों का कटान हो रहा है और हमारे जंगल बहुत तेजी से घटते जा रहे हैं, उनको करने के लिए हमको बिल्कुल जिसे कहते हैं कड़ाई से स्टेप उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक को तो पब्लिक के लेवल पे बहुत माइनर स्केल पे होगा, लेकिन सरकार को देखना पड़ेगा कि हम अब पेड़ किसी भी डेवलपमेंट के नाम पे काटने बिल्कुल बंद करें, और वनों का घनत्व बढ़ाएं, मतलब डेंसिटी उनकी ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करती हैं। क्योंकि ये जितनी हीट बढ़ रही है
ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस से बढ़ रही है। तो यदि वो जितनी ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उसको आज से 100 साल पहले जिसे प्री इंडस्ट्रियल एरा बोलते थे वहां तक ले आएंगे तो शायद हमारा कुछ हम इससे बच सकते हैं। लेकिन जैसा अभी ट्रेंड दिख रहा है मुझे लगता है, और ये जैसे वॉर हो जाती है, देखिए हम कितना क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं लेकिन एक यूक्रेन और रशियन वॉर में कितना ज्यादा आप देख सकते हैं कि उसमें हीट जनरेट हो रही है, लेकिन अभी साथ साथ अब ये अमेरिका, ईरान और इजराइल ये भी शुरू हो गया है। तो हमें ये समझ नहीं आता है कि किस तरीके से हम एक, और एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो तो अलग ही है, किस तरीके से ये अवेयरनेस बढ़ेगी। हम लोग यहाँ पर देहरादून में बैठ के हम अवेयर करते हैं, हमने 200 से ज्यादा देहरादून में ही अवेयरनेस की है और उसके रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे ये एक बहुत चिंता का विषय है और ये सब सरकारों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने वन बचाएं और कैसे ये टूरिज्म जो है एक मास टूरिज्म हो रहा है और कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जो सिटीज में गाड़ियां पहुंच रही हैं, जैसे हम उत्तराखंड से हैं तो अभी ठीक है आशीष जी, वापस आएंगे आपके पास और बात कर रहे हैं गर्मी भारी, नया अलर्ट जारी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं गर्मी भारी, नया अलर्ट जारी, चर्चा से मुद्दे पर। और डॉक्टर सुनील पांडे जी मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आगे अभी कितना और लोगों को ये गर्मी की तपिश झेलनी पड़ेगी? नमस्कार। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पूरा रेड है। ये रेड का मतलब है कि पूरा देश हमारा 40 के ऊपर तापमान सभी जगह है और आगे आने वाले दिनों में यही स्थितियां जारी रहने वाली हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब अरेबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से नमी भी ऐड होने लगती है तो हमारे हीट इंडेक्स बढ़ जाते हैं। तापमान तो कम रहते हैं लेकिन जो फीलिंग होती है हमको वो 45 और 46 डिग्री की होती है। और ऐसी स्थितियों में जब नमी आ जाती है और हीट इंडेक्स बढ़ जाते हैं तो जो हमारा शरीर होता है वो अपना तापमान नियंत्रण नहीं कर पाता है। जो हमारी कूलिंग करने की जो प्रणालियां होती हैं, जो कूलिंग सिस्टम होता है हमारे शरीर का, वो बेकार हो जाता है। तो हमारा पसीना एक तो निकलता नहीं है, निकलता है तो सोखता नहीं है, तो हमारा शरीर अपना तापमान नियंत्रण नहीं कर पाता। लगातार जो लोग श्रम का काम करते हैं, चाहे किसान हो, हमारे श्रमिक हो या फिर रेहड़ी वाले हो, कोई भी हो, और लगातार अगर वो इसी तरह काम करते रहते हैं तो उसमें निश्चित रूप से उनकी स्वास्थ्य संबंधी तमाम दिक्कतें आ जाती हैं। और जो लोग बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए भी ये स्थितियां शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली होती हैं। तो फिलहाल आगे आने वाले दिनों में अभी तापमानों में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी हो रही है। जहां तक कानपुर मंडल उत्तर प्रदेश का मामला है तो 8 तारीख से लगातार तापमान बढ़ने शुरू हुए। जब नमी ऐड हुई तो तापमानों में 1-8 डिग्री की तो गिरावट हुई, लेकिन तापमान फिर भी 40 के ऊपर है और हीट इंडेक्स 50 के ऊपर है। जब हीट इंडेक्स 50 के ऊपर होते हैं तो हमें पता ही लगता है और हमको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, हम बाहर निकलते हैं, चक्कर आ जाते हैं और जो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो या उनको शुगर की प्रॉब्लम हो, तो उनको और तमाम स्ट्रोक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोग पानी पीकर निकले, पानी लेकर निकले, जब घर से बाहर निकले तो टोपी का प्रयोग करें, कॉटन के कपड़ों का प्रयोग करें, छाते का प्रयोग करें और बिल्कुल जो है लगातार धूप में रह के लगातार काम ना करें। और ये स्थितियां जो जिस तरह से चल रही हैं, ये हमारी जीडीपी के लिए, हमारी वर्किंग कैपेसिटी के लिए, बहुत ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए, हमारी फसलों के लिए, लगातार आप देख रहे हैं जब फसलें तैयार होती हैं तो ओले गिरते हैं, बारिश होती है। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से खराब हैं और इस पे सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। जैसे हमारे माननीय प्रणब कह रहे थे, इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से हर आदमी को काम करना पड़ेगा। कल पृथ्वी दिवस था, पृथ्वी दिवस पे हमें पेड़ लगाना चाहिए। जो हमारे घर के बगल में पेड़ हो
उन पे हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको बड़ा करना चाहिए। और हमारा जन्मदिन हो तो एक पेड़ हम लगाएं, उसको बड़ा करें। जब ये चीजें हम करेंगे, हम गाड़ियों का कम प्रयोग करें। हमने जो कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं और ज्यादा घनत्व हो गया है हमारी आबादी का, चाहे मेट्रोपॉलिटन शहर हो, चाहे एनसीआर हो, चाहे आगरा, कानपुर, ऐसे शहर हो। देखिए दुनिया के 20 शहरों में 18 शहर हमारे देश के हैं जो सबसे ज्यादा गर्म है। और हमारा प्रयागराज, आगरा, झांसी, बांदा, ये जितना हमारा दक्षिण का एरिया है जो बुंदेलखंड से सटा हुआ है, यहाँ तो बहुत अधिक गर्मी रहती है। लोगों को अपना बचाव करना चाहिए और अभी आगे आने वाले दिनों में ये स्थितियां जारी रहेंगी, लेकिन महीने के आखिर में बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। ठीक है, आशीष गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आशीष जी, पेड़ लगाना बड़ा टास्क नहीं है, उनको संरक्षित करना बड़ा टास्क है। और कहीं ना कहीं यही हम देख रहे हैं कि यही बड़ी समस्या है, क्योंकि पेड़ पौधे लगाए तो जाते हैं, लोग लगवाते भी हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर भी दिखाना है, लेकिन उनको संरक्षित करना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल एक सोशल मीडिया या कई न्यूज़ में हम देखते हैं कि हमने 50,000 पेड़ लगा दिए, 20,000 पेड़ लगा दिए, पर उनका सर्वाइवल रेशो कितना है? जनरली ये आंकड़ा देखा गया है कि वो 10% से ज्यादा नहीं होता। तो क्योंकि वो अनप्रोटेक्टेड होते हैं, हम मान और लोग लगा देते हैं, या जहाँ भी लगाए वो फील्ड प्रोटेक्टेड नहीं है या उन पर ट्री गार्ड्स नहीं लगे हैं। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि यदि हम कोई पेड़ लगाएं तो उसको पूरी तरह से उसको भी प्रोटेक्ट करें और उसको समय समय पे मेंटेन करें, उसमें खाद डालनी है, पानी डालना है, या जो भी उसकी गुड़ाई करनी है, वो सब बहुत जरूरी है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट की तरह होता है पेड़ लगाना। जैसे हम एक कंक्रीट की बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो जो केयर हमें करनी पड़ती है, वही केयर हमें आज ये वनों को लगाने में या पेड़ों को लगाने में भी करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे नेग्लेक्टेड चीज है। पेड़ जो है अदृश्य रूप से हमको ऑक्सीजन देते हैं, उन पर दुनिया भर के इकोसिस्टम्स होते हैं, पक्षियों का वास होता है, और ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। लेकिन वो इतने साइलेंट वे में काम करते हैं या अदृश्य रूप से काम करते हैं, हमें उनके बेनिफिट्स पता नहीं चलते। मैं कभी हम अपने लाइट मतलब मूड में हम जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कभी ऑक्सीजन पर यदि टैक्स लग जाए, कि जो पेड़ों से ऑक्सीजन देते हैं उस पर टैक्स लगने लगे, तो शायद लोगों को इसकी महत्ता पता चलेगी। लेकिन जो फ्री में चीज मिल रही है उसकी शायद हमें वक्त मालूम नहीं है। तो जो आपने बहुत सही बात कही कि इनको यदि हम कंजर्व करें, यदि हम देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि 100 के 100 वो सरवाइव करें, पर हमारा यदि सर्वाइवल रेशो 80 तक पहुंच जाए तो एक बड़ी बहुत अच्छी और जिसे कह सकते हैं कि प्रेरणात्मक बात ये हमारे लिए रहेगी। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जब भी पेड़ लगाएं उसको 100% बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे गर्मी भारी नया अलर्ट जारी, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है और आम जनता को भी इसको लेकर जागरूक होने की जरूरत है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।